हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू के ऑलराउंडर चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पाचक ग्रंथियाँ मीन्स डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पाचन जो तंत्र है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में हम एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ चुके थे, मतलब आहार नाल जो हमारा एक भाग था पाचन तंत्र का। आहार नाल पढ़ चुके थे मतलब आहार नाल के बारे में, और हम दूसरे उसके टॉपिक के बारे में पाचक ग्रंथियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपने अगर उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप लोग इस वीडियो को देखकर इसके बाद एंड में उसका भी वहाँ पर एंड स्क्रीन पर लगा दिया जाएगा, वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर उसके सेकंड टॉपिक पाचक ग्रंथियाँ क्या होती हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना, और आपने अगर उसको नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, क्योंकि आप चाहे जिस बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे जिस भी बोर्ड की तैयारी हो, या आप चाहे किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम फॉर चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे जिसकी तैयारी कर रहे हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो ये दोनों टॉपिक, इसके पहले वाला वीडियो और ये वाला वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम ज़्यादा आपका टाइम न लेते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है पाचक ग्रंथियाँ, मतलब कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होती हैं, तो यहाँ पर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है आहार नाल से संबंधित पाचन ग्रंथियों में लार ग्रंथियाँ, यकृत और अग्नाशय शामिल है। मतलब आहार नाल से संबंधित जो पाचन ग्रंथियाँ हैं, तो पाचन ग्रंथियों में हमारा क्या आता है, लार ग्रंथियाँ आती हैं, मतलब कि सेलिवरी ग्लैंड्स, और यकृत आता है और अग्नाशय आता है। तो आइए हम देखते हैं कि एक एक करके ये सब क्या होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है लार ग्रंथियाँ, इसको हम इंग्लिश में सेलिवरी ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं। तो सेलिवरी ग्लैंड्स होता है, मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, मतलब 3 जोड़ी सेलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। 3 जोड़ी मतलब कि जोड़ा मतलब कि पेयर होता है, तो उसको हम 6 मान लेंगे कि अगर वैसे काउंट करें तो 6 लार ग्रंथियाँ हमारे शरीर में पाई जाती हैं। पहली जोड़ी लार ग्रंथि जिह्वा के दोनों ओर एक एक की संख्या में उपस्थित होती है। मतलब जो लार ग्रंथि की पहली जोड़ी होती है वो हमारे जीभ के दोनों तरफ एक एक संख्या के रूप में उपस्थित है, मतलब कि एक इस तरफ एक इस तरफ, दोनों तरफ एक एक संख्या के रूप में उपस्थित होती है। और जिसको हम सबलिंगल ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं, सबलिंगल ग्लैंड्स के नाम से। तो जो हमारे जिह्वा के दोनों तरफ उपस्थित होती है एक एक ग्लैंड्स, मतलब कि एक एक सेलिवरी ग्लैंड्स, उसको हम सबलिंगुअल ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। और जो दूसरी लार ग्रंथियाँ हैं, जो निचले जबड़े के मध्य में मैग्जिला अस्थि के दोनों ओर एक एक की संख्या में उपस्थित होती हैं। दूसरी जोड़ी लार ग्रंथि जो है वो कहाँ उपस्थित होती है, तो जो दूसरी जोड़ी लार ग्रंथि है वो निचले जबड़े के मध्य में मैग्जिला अस्थि के दोनों ओर एक एक की संख्या में उपस्थित होती है, जिसको हम सब मैग्जिलरी ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं, सब मैग्जिलरी ग्लैंड्स के नाम से। तो यहाँ पर 2 पॉइंट, सबलिंगुअल ग्लैंड्स जो जिह्वा के दोनों ओर एक एक की संख्या में उपस्थित होती है लार ग्रंथि, उसको हम सबलिंगुअल ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। और सब मैग्जिलरी ग्लैंड्स क्या होती हैं, वे लार ग्रंथियाँ जो निचले जबड़े के मध्य में मैग्जिला अस्थि के दोनों ओर एक एक की संख्या में उपस्थित होती हैं, उसको हम सब मैग्जिलर ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। और अब हम बात करें तीसरी जोड़ी लार ग्रंथि के बारे में। जो तीसरा लार ग्रंथि का जोड़ी है, मतलब तीसरी जो हमारा सिल्वरी ग्लैंड्स है, तो वो हमारे जो दोनों कान होते हैं, तो दोनों कानों के नीचे एक एक की संख्या में उपस्थित होती है, जिसको हम पैरोटिड ग्लैंड के नाम से जानते हैं, पैरोटिड ग्लैंड। तो ये 3 ग्लैंड हो गए, एक पैरोटिड ग्लैंड, एक सब मैग्जिलरी ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। इनको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अगर तो ये हो गया लार ग्रंथियों के बारे में आपको जानकारी, कहाँ पर ये उपस्थित होती हैं। अब हम अगर बात करें कि इनमें क्या क्या पाया जाता है, तो मनुष्य के लार मतलब इसको हम सैलिवा कहते हैं इंग्लिश में। तो मनुष्य के लार में लगभग 99% जल तथा शेष 1% एंजाइम होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लार होती है उसमें 99% जल होता है और 1% जो होता है एंजाइम्स होते हैं। लार में मुख्यतः 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। लार में जो एंजाइम पाए जाते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है टाइलिन एंजाइम एंड सेकंड होता है लाइसोजाइम एंजाइम। तो 2 एंजाइम, टाइलिन एंजाइम एंड लाइसोजाइम एंजाइम लार में पाए जाते हैं। ये दोनों एंजाइम पाचन में सहायता करते हैं। पाचन में कैसी सहायता करते हैं, इस चित्र के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। जो हमारा स्टार्च होता है, जो हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो वो स्टार्च के रूप में होता है, और लार ही ऐसी चीज़ है
लार के माध्यम से जब हम स्टार्च जो होता है वो लार में जब मिलता है तो स्टार्च से मल्टोज में कन्वर्ट करने का जो काम करता है वो लार एमाइलेज, मतलब कि एमाइलेज जो लार है हमारे अंदर एंजाइम है, एमाइलेज एंजाइम वही करता है। और इसकी अगर हम पीएच की बात करें तो हम अम्लीय होता है 6.8 होता है। तो ये है इसका कार्य एंजाइम का पाचन में कैसे सहायता करती हैं। तो स्टार्च जो होता है स्टार्च को मल्टोज में परिवर्तित करने का काम करती हैं एंजाइम्स जो होती हैं। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, आशा और उम्मीद है। अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगर आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप वीडियो को रिप्ले कर देख सकते हैं, वीडियो को पास कर समझ कर आप पढ़ सकते हैं, कोई ज़्यादा हड़बड़ी नहीं है। अब हम बात करेंगे यकृत क्या होता है। आप लोग बने रहेगा वीडियो के अंत तक, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ जानकारी हम आपको देते रहें जो आपके लिए हेल्पफुल रहे। अब हम बात करते हैं यकृत के बारे में। यकृत क्या होता है। यकृत यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत की अगर बात करें तो ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। द लार्जेस्ट ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बॉडी। जो लीवर होता है, लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड्स ऑफ इन ह्यूमन बॉडी। तो आप क्वेश्चन आए अगर कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है, तो आप बता सकते हैं लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। इसका वजन होता है 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम के मध्य। मतलब जो इसका वजन होता है, इसका वेट जो होता है यकृत का, वो 1.5 किलो से 2 किलो के बीच में होता है। 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम के बिटवीन ये होता है। और यह उदर गुहा जिसको हम एब्डोमिनल कैविटी के नाम से जानते हैं, उदर गुहा के ऊपर भाग में दाहिनी ओर स्थित होता है। तो अगर बात करें स्थित कहाँ होता है, तो जो ये उदर गुहा होती है, उदर गुहा के ऊपर दाहिनी ओर स्थित होता है यकृत हमारा जो होता है। और ये गहरे धूसर रंग का होता है, मतलब गहरे धूसर रंग का होता है। यह एक गहरे गर्त द्वारा 2 खंडों में विभाजित रहता है। इसके निचले भाग में नाशपाती के आकार की एक छोटी सी थैली होती है जिसे पित्ताशय कहते हैं। तो पित्ताशय की बात करें कि पित्ताशय कहाँ होता है, तो यकृत में ही पित्ताशय होता है। और किस आकार का होता है, नाशपाती के पत्ती के आकार का जो पित्ताशय होता है वो होता है, जिसको हम इंग्लिश में गाल ब्लैडर के नाम से जानते हैं। अगर गाल ब्लैडर की बात करें कि कहाँ पर होता है, तो यकृत में ही ये होता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस जिसको हम बाइल कहते हैं, यकृत द्वारा पित्तरस का ही श्रावण होता है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस पित्ताशय में ही संचित रहता है। तो अगर बात की जाए पित्तरस कहाँ पर होता है, तो पित्तरस जो होता है वो पित्ताशय के में ही यकृत में स्थित होता है। और यकृत की बात करें कहाँ पर होता है, तो अगर हम पित्ताशय की बात करें तो पित्ताशय भी हमारे यकृत में रहता है। तो अगर आए कि पित्तरस कहाँ पर होता है, तो पित्तरस पित्ताशय में होता है। और अगर पित्ताशय की बात करें पित्ताशय कहाँ होता है, तो पित्ताशय जो होता है हमारे यकृत में होता है। तो यहाँ पर पॉइंट क्लियर हो गया होगा, आशा और उम्मीद है। अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। जो ये पित्तरस है, तो जो ये पित्त है, पित्त आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। इसके अतिरिक्त यकृत जो होता है, यकृत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के उपापचय मतलब मेटाबॉलिज्म में सक्रिय भाग लेता है। जो यकृत होता है यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के उपापचय में सक्रिय भाग लेता है तथा शरीर में उत्पन्न जीव विषों टैक्जिन्स को प्रभावहीन कर इसकी रक्षा करता है। जो टैक्जिन्स होती हैं उनको प्रभावहीन कर देता है और उनकी रक्षा हमारे शरीर में करता है यकृत। तो यकृत का यहाँ पर ये कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर यकृत के बारे में हो गई। अब हम बात करते हैं वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू। तो हम अगर एग्जाम के व्यू पॉइंट किससे देखें, तो जो यकृत का कार्य है द वर्क ऑफ लीवर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द एग्जाम पॉइंट। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि यकृत के कार्य क्या होते हैं, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ लीवर। तो यकृत के निम्नलिखित कार्य हैं, एक एक पॉइंट के रूप में यहाँ पर हम देखेंगे। यकृत का पहला कार्य है कि यकृत से पित्तरस का स्रावण होता है। इसमें अकार्बनिक तथा कार्बनिक लवण मतलब कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टारोक्लेट आदि पाए जाते हैं। तो यकृत में अगर बात करें तो कार्बनिक और अकार्बनिक लवण जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टारकोलेट आदि पाए जाते हैं यकृत में। और ये कोलेस्ट्रॉल घुलनशील बनाए रखते हैं। तो ये तो हो गया पहला कार्य यकृत का।
अब हम बढ़ते हैं दूसरे कार्य की तरफ। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। मैंने आप लोगों के लिए खास कर ये नोट्स लेकर आया हूँ कि अगर आपको कहीं पर लिखने एग्जाम में आपको लिखने में ज़्यादा परेशानी होती है कि आप लोग सोचते हैं कि लिखें क्या, तो मैंने बाकायदा यहाँ पर विद द नोट्स आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, इसे ही आप लोग एग्जाम में लिख लेना। अब दूसरा कार्य है पित्तरस में हीमोग्लोबिन के विखंडन से बने पित्त वर्णक बाइल पिगमेंट जो होते हैं, बाइल पिगमेंट पाए जाते हैं। तो पित्तरस में जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन का विखंडन होता है, उससे हमारा पित्त वर्णक बनता है, जैसे बिलुर्बिन तथा बिलुवर्डिन। ये दो हमारे पित्त वर्णक हैं, मतलब कि बाइल पिगमेंट हैं। और यकृत कोशिकाएं रुधिर से जब बिलुर्बिन को ग्रहण नहीं कर पाती हैं, मतलब जो बिलुर्बिन को जब ये यकृत कोशिकाएं रुधिर से नहीं ग्रहण कर पाती हैं तो शरीर में एकत्र होने लगता है और इससे पीलिया रोग होता है। तो अगर बात करें पीलिया रोग कैसे होता है, तो जो ये हमारा जो पित्त वर्णक बाइल पिगमेंट है बिलुर्बिन जो बाइल पिगमेंट है, वो जब रुधिर में मतलब कि स्थित रहता है और वो कोशिकाएं, यकृत की जो कोशिकाएं हैं, वो जब उसको ग्रहण नहीं कर पाती हैं, मतलब बिलुर्बिन को जब यकृत की कोशिकाएं रुधिर से ग्रहण नहीं कर पाती हैं तो ये यकृत में इकट्ठा हो जाता है, एक तरफ शरीर में इकट्ठा होने लगता है, जिससे पीलिया, जिसको हम जॉन्डिस के नाम से जानते हैं, पीलिया रोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप लोग नोट कर लें कि पीलिया हमारा कैसे होता है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। जब बिलुर्बिन नामक पित्त वर्णक रुधिर से यकृत कोशिकाओं में नहीं आता, तब ये शरीर में एक जगह एकत्र होने लगता है, इससे पीलिया रोग हो जाता है। इतना पॉइंट आप लोग लिख देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि पीलिया कैसे होता है। ये हो गया दूसरा कार्य यकृत का। अब हम बढ़ते हैं तीसरे कार्य की तरफ। तो जो यकृत का तीसरा कार्य है वह पित्तरस आंतीय क्रमांकुंचन गतियों को बढ़ाता है। जो इसमें पित्तरस जो पाया जाता है, यकृत में पित्ताशय पाया जाता है, पित्ताशय में पित्तरस पाया जाता है। तो जो पित्तरस होता है जो आंतीय क्रमांकुंचन गतियों को बढ़ाता है, ताकि पाचक रस कायम, जो पाचक रस कायम होता है, कायम में भली भांति प्रकार से मिल जाए। तो यकृत में पित्त पाया जाता है, पित्ताशय, और पित्ताशय में पित्तरस पाया जाता है। तो यही यकृत के कार्य में तीसरा पॉइंट है कि पित्तरस आंतीय क्रमांकुंचन गतियों को बढ़ाता है, ताकि पाचक रस कायम में भली प्रकार से मिल जाए। यह हो गया तीसरा कार्य यकृत का। चौथा कार्य है पित्तरस कायम के अम्लीय प्रभाव को समाप्त करके कायिल को क्षारीय बनाता है। जो पित्तरस होता है वो कायम के अम्लीय प्रभाव को समाप्त करके कायिल को क्षारीय बनाता है, जिससे अग्नाशय तथा आंतरिक रसों की भोजन पर प्रतिक्रिया हो सके। जब वो क्षारीय बना देता है तभी हमारे भोजन पर उसकी प्रतिक्रिया हो पाती है। तो यह हो गया चौथा कार्य। पांचवा कार्य हमारे पास है पित्त लवण कायम के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करके कायम को सड़ने से बचाते हैं। जो पित्त लवण जो होते हैं वो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करके कायम जो होता है उसको सड़ने से बचाते हैं। पांचवा कार्य। छठवां कार्य यहाँ पर पित्त का है पित्त रस के कार्बनिक लवण। यकृत का छठवां कार्य, तो क्या है यकृत का छठवां कार्य? पित्त रस के कार्बनिक लवण वसाओं के धरातल तनाव, सरफेस टेंशन जो होता है, सरफेस टेंशन धरातल तनाव, मतलब वसाओं के धरातल तनाव या सरफेस टेंशन ऑफ लिपिड को कम करते हैं, इन्हें सूक्ष्म बिंदुकों में तोड़ देते हैं। मतलब इनको कम करके इन्हें सूक्ष्म बिंदुकों में तोड़ जाते हैं। मतलब जो वसा होता है इनके धरातल तनाव को कम करके, सरफेस टेंशन को कम करके इन्हें सूक्ष्म बिंदुओं में तोड़ देते हैं, जिससे जल के साथ मिलकर इमल्सन या पायस बना देते हैं। मतलब इमल्सन बना लेते हैं और इस क्रिया को इमल्सीकरण कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। तो पित्त रस के जो कार्बनिक लवण होते हैं वो जो हमारे वसा होती है उसको छोटे छोटे बूंदे के रूप में तोड़ देते हैं, जिससे जो बूंदें होती हैं जो जल के साथ मिलकर इमल्सन बना लेते हैं और इस क्रिया को इमल्सीकरण कहते हैं। तो ये एग्जाम में कई बार आ चुका है कि इमल्सीकरण क्रिया क्या होती है। तो आप बता सकते हैं कि पित्त रस के कार्बनिक लवण वसाओं के धरातल तनाव को कम करके इन्हें सूक्ष्म बिंदुओं के रूप में तोड़ देते हैं तथा ये बिंदु जल के साथ मिलकर इमल्सन या पायस बना लेते हैं। इस क्रिया को ही इमल्सीकरण या इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो ये हो गया इमल्सीकरण के बारे में, जो कि यकृत का छठवां कार्य भी है। अब हम बढ़ते हैं यकृत के सातवें कार्य की तरफ। यकृत का सातवां कार्य है कि पित्त लवणों के कारण वसा पाचक एंजाइम जो होते हैं वो सक्रिय होते हैं।
तो जो वसा पाचक एंजाइम होते हैं वो पित्त लवणों के कारण ही सक्रिय होते हैं, क्योंकि जब पित्त लवण ही उसको जब जो हमारा वसा होगा उसको छोटी छोटी बूंदों के रूप में तोड़ देगा तभी वो सक्रिय भी हो पाएगा। तो वही चीज़ इसमें बताई गई है कि पित्त लवणों के कारण वसा पाचक एंजाइम सक्रिय होते हैं। 8वां पॉइंट है कि वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन का मैंने लेक्चर डाल दिया है, अगर अभी तक आपने विटामिन को नहीं पढ़ा है तो आप लोग वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई एंड के जो हैं वसा में घुलनशील विटामिन है। तो वसा में घुलनशील विटामिनों के अवशोषण के लिए पित्त लवण आवश्यक होते हैं। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं उनके अवशोषण के लिए पित्त लवण जो होते हैं वो बहुत आवश्यक होते हैं। ये हो गया 8वां कार्य। 9वां कार्य है पित्त के द्वारा विषाक्त पदार्थ, अनावश्यक कोलेस्टेरॉल आदि का परित्याग किया जाता है। मतलब इन सभी का परित्याग भी पित्त के द्वारा ही किया जाता है। यकृत में विषैले पदार्थों का विषहरण, डेटॉक्सिफिकेशन जो होता है, डिटॉक्सिफिकेशन भी यकृत में ही होता है। और यकृत में मृत लाल रुधिराणुओं का विघटन भी होता है। जो आरबीसी होती है, मतलब कि नॉन लिविंग आरबीसी का विघटन भी यकृत में ही होता है। यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अमोनिया जो होता है, अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य यकृत में ही होता है। और जो यकृत कोशिकाएं होते हैं, यकृत कोशिकाएं हिपैरिन का स्रावण करती हैं। यह रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का बनने से रोकता है। तो आप लोग यहाँ पर एक नोट करने वाली पॉइंट है, आप लोग इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए। जो यकृत कोशिकाएं होती हैं हिपैरिन, यकृत कोशिकाएं हिपैरिन का स्रावण करती हैं और यह रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का बनने से रोकता है। यह है इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट है यकृत में प्लाज्मा प्रोटीन्स जैसे एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन आदि का संश्लेषण होता है। जो प्लाज्मा प्रोटीन है, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ये सब प्लाज्मा प्रोटीन है, इनका संश्लेषण यकृत में ही होता है। और जो फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। फाइब्रिनोजन जो होता है वो रक्त में थक्का बनाने में सहायता प्रदान करता है। अगला पॉइंट हमारे पास है कि यकृत आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर संचित करता है। तो जो आवश्यकता से अधिक हम ग्लूकोज हमारे शरीर में जो रहता है उसको ग्लाइकोजन में बदलकर इसे संचित करता है यकृत ही। और आवश्यकता पड़ने पर यकृत प्रोटीन्स व वसा से ग्लूकोज का निर्माण भी कर देता है। जो हमारे शरीर में आवश्यकता होती है ग्लूकोज की, तो जो हमारे शरीर में प्रोटीन और वसा होता है इसी को तोड़कर ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। यकृत कोशिकाएं विटामिन ए, डी, लौह, तांबा आदि का संचय भी करती हैं यकृत कोशिकाएं। और आखिरी पॉइंट है यहाँ पर, यकृत की कुफ्फर कोशिकाएं जीवाणु तथा हानिकारक पदार्थों का भक्षण करके शरीर की सुरक्षा करती हैं। तो इतने पॉइंट हैं यहाँ पर यकृत के कार्य से रिलेटेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें से 18 पॉइंट में से अगर आप 9 पॉइंट भी लिख देंगे अपने आपके एग्जाम में तो आपको पूरा का पूरा नंबर दिया जाएगा, एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये यकृत के कार्य। बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा, इसको ज़रूर पढ़िएगा। इसके स्क्रीनशॉट भी अगर अभी तक आपने नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट वीडियो को बैक कर ले सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं पित्ताशय की तरफ। पित्ताशय क्या होता है? तो जो पित्ताशय है, पित्ताशय नाशपाती के आकार की एक थैली होती है। मैंने पहले ही इसके पॉइंट में ही बताया कि ये पित्ताशय नाशपाती के आकार की थैली होती है जो यकृत के नीचे स्थित होती है। पित्ताशय जो होता है यकृत के नीचे स्थित होता है। पित्त नलिका, जिसको बाइल डक्ट कहते हैं, पित्त नलिका यकृत से जुड़ी होती है। यकृत में जो पित्त बनता है वह पित्त नलिका के माध्यम से पक्वाशय में आ जाता है और पित्त का पक्वाशय में गिरना प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो अगर बात करें प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, तो जो यकृत में पित्त बनता है वह पित्त नलिका के माध्यम से पक्वाशय में आ जाता है और पित्त का पक्वाशय में गिरना प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है। तो ये हो गया कुछ जानकारी पित्ताशय के बारे में। अब हम बढ़ते हैं पित्त क्या होता है। यह पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। जो पित्त होता है पीले रंग का एक क्षारीय द्रव होता है। इसका पीएच मान 7.7 होता है और इसमें 85% जल, 12% पित्त वर्णक एंड 0.7% पित्त लवण, 0.28% कोलेस्ट्रॉल, 0.3% मध्य वसाएं एवं 0.15% लेसिथिन होते हैं। तो पित्त में इतने सारे पदार्थ पाए जाते हैं। जल 85%,
पित्तवर्णक 12%, 0.7% पित्त लवण, 0.28% कोलेस्ट्रॉल, 0.3% मध्य वसाएँ और 0.15% लीसोथीन होता है। तो पित्त में भी सबसे ज़्यादा जो होता है भाग वो जल का ही होता है, 85% जल पाया जाता है और जो 15% है उसमें औषधि पदार्थ पाए जाते हैं। और पित्त में कोई एंजाइम नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पित्त है इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। यह कायम की चर्बी को जल के साथ मिलाकर एमल्स बनाने में सहायता प्रदान करता है। मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 7 से 1000 मिलीलीटर पित्त बनता है। जो पित्त होता है वो मनुष्य में लगभग प्रतिदिन 700 से 1000 मिलीलीटर जो होता है वो पित्त बनता है। पित्त भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को भी नष्ट करता है। भोजन के साथ जो हानिकारक जीवाणु हो जाते हैं उनको नष्ट करने का भी काम पित्त करता है। पित्त में उपस्थित अकार्बनिक लवण आमाशय से आए भोजन का माध्यम जो होता है वो क्षारीय कर देते हैं, क्योंकि आमाशय में हमारा HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, वहाँ पर भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। और जब भोजन पित्त में आता है तो पित्त में जो अकार्बनिक लवण होते हैं उसको क्षारीय माध्यम प्रदान करते हैं। तो ये इसका काम है पित्त का, क्षारीय माध्यम ये प्रदान करना। जो हमारे आमाशय से भोजन आता है उसको क्षारीय माध्यम कर देता है, जिससे कि अग्नाशयी रस पैनक्रियाज जूस जो होता है वो क्रिया कर सके। पित्त आंत की क्रमानुकुंचन गतियों को बढ़ाता है, जिससे भोजन में पाचक रस अच्छी तरह मिल जाते हैं। पित्त अनेक उत्सर्जी एवं विषैले पदार्थों तथा धातुओं के उत्सर्जन का कार्य करता है। यह मतलब कि विषैले पदार्थों तथा धातुओं के उत्सर्जन का भी कार्य करता है पित्त। और यह वसा के अवशोषण में भी सहायक होता है। वसा के अवशोषण में भी ये सहायता प्रदान करता है पित्त जो होता है पित्त। यह विटामिन ए तथा वसाओं में अन्य विटामिनों के अवशोषण में सहायक होता है। यदि यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन लेना बंद कर दें, मतलब जो बिलिरुबिन जो होता है पित्तवर्णक बिलिरुबिन, उसको अगर ये यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन को लेना बंद कर दें तो रुधिर द्वारा संपूर्ण शरीर में बिलिरुबिन फैल जाता है। इसे ही पीलिया कहते हैं। पहले पॉइंट में मैंने वहाँ पर भी बताया है कि पीलिया क्या होती है। यदि यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन लेना बंद कर दें, बिलिरुबिन क्या होता है, एक पित्तवर्णक होता है। तो यकृत कोशिकाएं यदि रुधिर से बिलिरुबिन लेना बंद कर दें तो रुधिर द्वारा संपूर्ण शरीर में बिलिरुबिन फैल जाता है और इसे ही पीलिया, जिसको हम जॉन्डिस भी कहते हैं, जॉन्डिस, तो ये पीलिया कहलाती है। तो ये हो गया यकृत के बारे में जानकारी और यहाँ पर पित्त के बारे में जानकारी। अब हम बढ़ते हैं अग्नाशय क्या होता है, इसके बारे में हम जानकारी ग्रहण करेंगे। आप लोग बने रहेगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि बहुत नॉलेजेबल वीडियो है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यूट्यूब पर आए हो तो हमेशा आप लोग मौज मस्ती ही करें, कभी कभी आप पढ़ाई लिखाई भी कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट की लाइफ ही होती है पढ़ाई करना, जितनी हो सके उतनी पढ़ाई करे हो। तो आप लोग इससे प्लीज़ कतराइए मत, इसको एंड तक देखिए। आपकी जानकारी के लिए बनाया जा रहा है वीडियो, आपका कुछ यहाँ पर लॉस नहीं हो रहा है, आपको जानकारी ही मिल रही है। अगर बात करें अग्नाशय क्या होता है, तो जो अग्नाशय होता है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की, उसके बाद अग्नाशय जो होती है वो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। तो जो अग्नाशय है वो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी होती है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है, अग्नाशय की प्रमुख विशेषता यह है कि यह एक साथ अंतःस्रावी, मतलब जो नलिका विहीन होती हैं, नलिका विहीन ग्रंथियाँ और नलिका युक्त ग्रंथियाँ, मतलब अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर क्वेश्चन आता है कि ऐसी ग्रंथि का नाम बताइए जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों होती हैं, तो अग्नाशय जो है वो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। मतलब इसमें नलिका विहीन और नलिका युक्त दोनों प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। और यह छोटी आंत के यू आकार वाले भाग में स्थित होती है। तो अगर बात करें कि जो अग्नाशय जो है ये कहाँ पर स्थित होता है, तो यह छोटी आंत के जो यू आकार वाला भाग होता है उसी के नीचे ये स्थित होती हैं। यह अमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी को घेरे हुए पीले रंग की एक ग्रंथि है। यह कहाँ पर होती है, अमाशय के ठीक नीचे होती है तथा ग्रहणी जो होती है ग्रहणी को घेरे हुए, और इसका रंग जो होता है वो पीला होता है। अग्नाशय में अनेक पतली पतली नलिकाएं होती हैं जो आपस में जुड़कर एक बड़ी अग्नाशयी वाहिनी, जिसको पैनक्रियाज डक्ट के नाम से जानते हैं, तो आपस में जुड़कर अग्नाशयी वाहिनी पैनक्रियाज डक्ट बनाती हैं। अग्नाशयी वाहिनी जो होती है, अग्नाशयी वाहिनी तथा मूल पित्त वाहिनी मिलकर एक बड़ी नलिका बनाते हैं।
फिर यह नलिका एक छिद्र के द्वारा ग्रहणी में खुलता है। एक कहानी है, आप लोग कहानी की तरह इसको पढ़ लीजिए, 2-3 बार पढ़ेंगे आपको पूरा लर्न हो जाएगा। अग्नाशय एक प्रकार का क्लोम रस पैनक्रियाज जूस होता है, तो इसका श्रावण करता है। तो अग्नाशय एक प्रकार का क्लोम रस स्रावित करता है जो नलिका के माध्यम से पक्वाशय में आ जाता है। अग्नाशय का एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहलाता है। लैंगरहैंस की द्वीपिका को लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका से इंसुलिन और अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन एवं वाई कोशिका से सेमेस्टोस्टिन नामक हार्मोन निकलता है। तो अगर बात करें इसमें, ये इंसुलिन हार्मोन है, एक ग्लूकेगॉन हार्मोन है और एक सेमेस्टोस्टिन हार्मोन है। तो ये कहाँ से निकलती हैं? तो अग्नाशय में लैंगरहैंस की द्वीपिका से बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। ए कोशिका या अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन हार्मोन निकलता है और गामा कोशिका या वाई कोशिका से सेमेस्टोस्टिन नामक हार्मोन निकलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये सब हार्मोन किसके हैं? ये सभी हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकेगॉन और सेमेस्टोस्टिन हार्मोन, ये सभी अग्नाशय में पाए जाते हैं। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को निर्धारित करने का काम करता है। जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन जो होता है जो रक्त में शर्करा मतलब जो चीनी होती है उसकी मात्रा को निर्धारित करने का एक काम करता है। इंसुलिन के अल्प श्रवण से मधुमेह, जिसको डायबिटीज़ कहते हैं, वो हो जाता है। मतलब जब हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा कम हो जाती है, मतलब अल्प श्रवण होता है, तब हमारा डायबिटीज़ हो जाती है। डायबिटीज़ नामक रोग, जिसको मधुमेह हिंदी में कहते हैं। तो ये हो गया अग्नाशय के बारे में जानकारी। अब हम बात करते हैं अग्नाशयी रस क्या होता है, पैनक्रियाज जूस। तो यह अग्नाशयी कोशिकाओं से स्रावित होता है। जो अग्नाशयी रस होता है, पैनक्रियाज जूस होता है जो, वो अग्नाशयी कोशिकाओं से स्रावित होता है। इसमें 98% जल तथा शेष 2% भाग में लवण एंजाइम होते हैं। मतलब ये 98% जल और 2% में इसका लवण एंजाइम होते हैं। यह क्षारीय द्रव होता है, मतलब इसमें इसका जो भाग होता है क्षारीय द्रव होता है। जो ये रस अग्नाशयी रस होता है क्षारीय द्रव होता है, जिसका पीएच मान 7.5 से 8.3 के मध्य होता है। अग्नाशयी रस में 3 प्रकार मुख्य भोज्य पदार्थों को पहचानने के एंजाइम होते हैं। मतलब अग्नाशय रस में मुख्यतः 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इस कारण इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इसमें मुख्यतः 5 एंजाइम ट्रिप्सिन, एमाइलेज, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, लाइपेज और माल्टेज, इतने एंजाइम पाए जाते हैं। एक बार फिर से एंजाइम का नाम जान लीजिए। ट्रिप्सिन एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम, कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम, लाइपेज तथा माल्टेज एंजाइम पाए जाते हैं। इनमें माल्टेज एवं एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, कौन से एंजाइम जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। तो जो माल्टेज और एमाइलेज होता है, माल्टेज और एमाइलेज ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ट्रिप्सिन जो होता है, ट्रिप्सिन वो प्रोटीन का पाचन करता है। और जो लाइपेज होता है वो वसा का पाचन करता है। इसको याद करने में स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होता है। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दूं। जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है उसको सिर्फ आप लोग याद रखिए। जो एमाइलेज और माल्टेज होता है, मतलब एज जिसमें लगा होता है, एज जो होता है, जैसे माल्टेज में एज लगा हुआ है लास्ट में और एमाइलेज में एज लगा हुआ है। तो एज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट में भी 8 आया है। तो एज और 8 आपस में कंबाइन कर लीजिए। माल्टेज और एमाइलेज एक कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और प्रोटीन के पाचन के लिए प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन करता है। ट्रिप्सिन, पेप्सिन जो है, पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों प्रोटीन का पाचन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ट्रिप्सिन में भी पाया है और प्रोटीन में भी पाया है। तो इससे आप लोग याद रख सकते हैं कि जो ट्रिप्सिन है और पेप्सिन है, इन दोनों में पाया हुआ है और पास से प्रोटीन का होता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि प्रोटीन का पाचन पेप्सिन और ट्रिप्सिन नामक एंजाइम करता है। इसके बाद आता है लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है। तो इसको याद रखने के लिए आप ट्रिक आजमा सकते हैं। लाई आपने देखा होगा, लाई को अगर देखें ध्यान से तो उसमें थोड़ा सा हमारा वसा होता है। तो लाई से हम लाइपेज को याद रख सकते हैं और ये जो वसा का पाचन करता है। तो ये ट्रिक मैंने कुछ बता दी, कोई यहाँ पर गारंटेड ट्रिक नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से मैंने आपको याद रखने के लिए बता दिया है। मनुष्य में यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय का वाहिनी तंत्र हम चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। जो पित्ताशय और अग्नाशय का वाहिनी तंत्र है, इस चित्र में आप समझ सकते हैं। यहाँ पर एक समझिए कि एक ह्यूमन है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा जो है ये अग्नाशय है।
उसको यहाँ पर दिखाया गया है। इस तरह से इसका कुछ शेप होता है, आप लोग इसको देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, इसको तो बाद में देख लीजिएगा। एक OMR हम यहाँ पर ले लेते हैं, जो अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि। अगर मिश्रित ग्रंथि के बारे में बात करें, मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, क्वेश्चन आता है कि मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो अग्नाशय जो है एक मिश्रित ग्रंथि है। इसमें अंतःस्रावी मतलब जो नलिका विहीन होती है उसको अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर और बन रहा है, एक प्रश्न कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं। ऐसी ग्रंथियाँ जिसमें नलिका नहीं होती, मतलब ऐसी ग्रंथियाँ जो नलिका विहीन होती हैं उन्हें हम अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। और ऐसे ग्रंथियाँ जिसमें नलिका, वे ग्रंथियाँ जो नलिका युक्त होती हैं उन्हें हम बहिस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। तो इसमें अंतःस्रावी भाग तथा बहिस्रावी भाग दोनों पाए जाते हैं, इसीलिए ये मिश्रित ग्रंथि है। एक यहाँ पर हम उदाहरण ले लेते हैं। प्रश्न, जो वसा का इमल्सीकरण किसके द्वारा होता है, जो वसा का इमल्सीकरण होता है किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पर आप मैंने वीडियो में बताया है, यहाँ पर आप बता सकते हैं पित्तरस द्वारा इसका इमल्सीकरण होता है, वसा का इमल्सीकरण। तो ये हो गया पहला प्रश्न। एक प्रश्न मैं आपको यहीं पर और करवा दे रहा हूँ। पित्तरस में क्या क्या पाया जाता है, पित्तरस में क्या क्या पाया जाता है। आप लोग वीडियो को रोक कर इसको गेस भी कर सकते हैं, इससे पता चलेगा आपने कितने ध्यान से इसको पढ़ा है। तो पित्तरस में पित्तवर्णक, जिसको लिबुर्बिन और बिलिवर्डिन, दो पित्तवर्णक होते हैं, एक लिबुर्बिन एक बिलिवर्डिन। तो पित्तवर्णक पित्त लवण और कोलेस्टेरॉल तथा फास्फोलिपिड होता है पित्तरस में, इतनी चीज़ होती हैं। पित्तवर्णक दो होती हैं, एक लिबुर्बिन एक बिलिवर्डिन। उसके बाद पित्त लवण, फिर कोलेस्टेरॉल तथा फास्फोलिपिड होते हैं पित्तरस में। तो ये हो गया 2 OMR मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, 2 क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैंने आज आप लोगों को पाचन तंत्र के अंतर्गत मैंने उसकी सहायक ग्रंथियों के बारे में, सेकंड टाइप के बारे में चर्चा की। तो सहायक ग्रंथियों के बारे में यहाँ पर हमने पाचन तंत्र के, डाइजेस्टिव सिस्टम के, उसके जो सहायक ग्रंथियाँ होती हैं, मतलब हेल्पिंग ग्लैंड्स होती हैं, उसके बारे में चर्चा की। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आहार नाल मतलब एलिमेंट्री कैनाल के बारे में चर्चा की थी। तो उसको अभी नहीं देखा आपने तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर आ गया होगा, उसको आप देख लीजिए इस वीडियो को देखने के बाद। तो उसके बाद इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, वरना इस वीडियो को आपने देख ही लिया है तो आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो। तो आज के लिए यहाँ पर इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिटिंग इन दिस चैनल।